देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और उज्जैन से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर को धमकी दिए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल सुमनानंद गिरी महाराज को धमकी दी गई है और यह धमकी एक पत्र के माध्यम से दी गई है और यह पत्र उर्दू लिपि में लिखा हुआ है, उर्दू अरबी फारसी में ये धमकी वाला पत्र मिला। दरअसल आश्रम प्रबंधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और महामंडलेश्वर की सुरक्षा की पुलिस से अब मांग की गई है। और आपको बता दें कि आश्रम प्रबंधन के द्वारा पुलिस से सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई है। उर्दू में लिखा हुआ ये पत्र मिलने के बाद से आश्रम प्रबंधन ने अब पुलिस से इसकी शिकायत की है और इस पत्र को यदि देखें तो ये पत्र उर्दू में लिखा हुआ है और इस पत्र के माध्यम से धमकी दी गई है। और ऐसे में इस धमकी भरे पत्र का क्या जवाब मिलता है, ये भी लगातार इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। और इस पत्र में धमकी भरे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर को धमकी भरा ये पत्र आया है और इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या लिखा है इस पत्र में और अभी क्या कुछ कार्यवाही इस धमकी भरे पत्र के मिलने के बाद की जा रही है? जी देखिए, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है सुमनानंद जी गिरी जी महाराज, ये मौनी तीर्थ आश्रम में रहते हैं और इनके द्वारा जो है पहले कई लोगों के धर्मांतरण कराए गए हैं और इसमें एक मुस्लिम युवती का भी जो है विवाह हिंदू लड़के के साथ कराया गया था। लेकिन इनके द्वारा जो है समय समय पर समाज को लेकर कार्य किए जाते हैं। इसके पहले 2023 में इनको धमकी भरा पत्र मिला था, वो भी उर्दू में था। और अभी 18 दिसंबर को एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जो है नबी के बारे में कई बार जो है तौहीन की जाती है। इसको लेकर उर्दू में एक पत्र जारी किया गया है और इलाहाबाद से ये पत्र आया है। तो अब इसको लेकर जो है महामंडलेश्वर ने जो है मुख्यमंत्री से जो डॉक्टर मोहन यादव हैं उनको लिखित में एक शिकायत दर्ज करी है और इसके साथ ही उज्जैन एसपी से भी सुरक्षा की मांग की और जांच की मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे डिटेल्स लेंगे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज एक बार फिर से खाद का मुद्दा गूंज सकता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस विषय को उठाएंगे और चर्चा के लिए उमंग सिंघार ने नोटिस भी दिया हुआ है। विपक्ष खाद की किल्लत को लेकर लगातार हमलावर है और एक बार फिर यह मुद्दा गरमाएगा, लेकिन अब की बार ये सदन के अंदर चर्चा के लिए विषय उठाया जा सकता है। सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा दिया गया नोटिस जिसमें खाद के मुद्दे पर चर्चा किए जाने की मांग की गई है और सदन में खाद का मुद्दा गूंज सकता है। दरअसल उमंग सिंघार ने जो नोटिस दिया है इसमें उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर चर्चा किए जाने की मांग की है और शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, कई विषय 3 दिन में उठाए गए लेकिन चर्चा ठीक तरीके से नहीं हो पाई, सिर्फ हो हल्ला हंगामा ही देखने को मिल रहा है। आज भी कई महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस जो है वो इस पूरे सत्र के दौरान बेहद आक्रामक नजर आ रही है। रोजाना अलग अलग तरीकों से सरकार का विरोध किया जा रहा है और आज भी खाद को लेकर एक विशेष चर्चा जो है वो विधानसभा में की जाएगी। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इसकी लेकर जो मांग की है वो स्वीकृत हो गई है और आज खाद को लेकर जब चर्चा होगी तो कांग्रेस उन तमाम बातों का उल्लेख करेगी कि जिस तरीके की तस्वीरें प्रदेश भर से सामने आई थी, मोरेना से लेकर नर्मदापुरम तक किसान किस तरीके से दिन रात लाइनों में खड़े रहे, पर्याप्त मात्रा में खाद बीजों ने उपलब्ध नहीं हो सका। जो सरकार के दावे होते हैं कि किसानों को हर एक सुविधा देने का काम करेंगे, किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे, किसानी को उन्नत करेंगे और जो किसानों की आय है उसको दोगुना करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का ये कहना है कि आप लोग ये बस दावे करते हैं, खाद भी इस समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते और उसी को लेकर आज सदन में जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा रोजाना हम देख रहे हैं कि कल बेरोजगारी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अनुपूरक बजट पर जब चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस ने कर्ज का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने का काम किया। कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष को जवाब देना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि ये जब खाद की किल्लत का विषय सदन में उठाया जाएगा जिसके लिए सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, तो विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का क्या जवाब मिलता है
और क्या परिस्थितियां सदन में बनती हैं, इस पर डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और दुर्ग से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय जेल के प्रहरी पर हमला हुआ और यह जानलेवा हमला 3 से अधिक लोगों ने किया और जमकर मारपीट की। सिर पर, हाथ पैर पर गंभीर चोट के निशान हैं। दरअसल ये पद्मनाभपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटिया क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। सिर, हाथ, पांव में चोट आई है और ऐसे में पद्मनाभपुर का ये मामला जेल प्रहरी पर हुए हमले के मामले में कार्यवाही क्या कुछ की जा रही है, इस पर आपको डिटेल दें तो 3 से अधिक लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। और मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, कब की है ये घटना और आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, अभी पुलिस ने शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच की जा रही है पूरे मामले में। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये मामला कुछ दिन पहले का है, जब एक सेंट्रल जेल में निरुद्ध एक जो कैदी था, वहां पर उसने अनुशासनहीनता की थी, जिस पर जेल प्रहरी ने सख्ती की थी। इसी का बदला लेने के लिए जब वो जेल से छूटा, उसके बाद में जब जेल प्रहरी अपने निजी काम से गया हुआ था, वहां पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे जमकर मारपीट की और वहां से फरार हो गया। इस मारपीट में काफी चोटें भी लगी है। इस घटना के बाद में जेल प्रहरी ने रायपुर थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और उसके बाद में पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे डिटेल्स देंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर साहिल राहुल बना और एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वो राहुल नहीं, साहिल था। प्यार के नाम पर वो धोखा था। जब राज खुले तो धमकाया, शादी के नाम पर बहकाया। एक लड़का जिसका नाम साहिल था और वो मुसलमान था और उससे प्यार एक हिंदू लड़की से हो गया। फिर शुरू हुआ वो शैतानी खेल जो आजकल आम हो चला है। साहिल उस लड़की से राहुल बनकर मिला और फिर शुरू हुआ प्यार का अंधा खेल। लड़की राहुल उर्फ साहिल के प्यार में पड़ गई और उसने अपना सब कुछ उसको सौंप दिया और साहिल 4 साल तक शादी के नाम पर लड़की के साथ गलत काम करता रहा। लेकिन जब साहिल की सच्चाई सामने आई तो वो डरा नहीं, उल्टा लड़की पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो बस। और मैंने वो ढूंढने की शुरू में नाम उसने अपना नाम पहले तो हिंदू नाम बताया था राहुल। फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो दूरियां बनाना शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में भलाया फुसलाया और फिर से मुझे मतलब कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। कब से थे आप? हम लोग 4 साल से रिलेशन में थे। धर्म का सच पता लगने के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होता था। बावजूद इसके लड़का लड़की के साथ शादी के नाम पर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कि थाना कोलार पर आज एक फरियादिया उपस्थित हुई। उसने बताया कि उसकी एक मोबाइल के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हुई। उसने अपना धर्म छुपा के दोस्ती की और शादी का वादा किया। उसके बाद जब उसकी असली जाति का पता चला तो इनके बीच विवाद हुआ। फिर उसके बाद भी वो लगातार ये बोलता रहा जब कि शादी करूंगा मैं। और ये घटनाक्रम 2020 और 21 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन उस लड़के ने अभी तक उस लड़की से शादी नहीं की। शादी का झांसा दे के लगातार दुष्कर्म करता रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर यहाँ थाना कोलार में FIR दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल से एक बार फिर इस तरह की खबर सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठन भी गुस्से में हैं और चेतावनी देते नजर आ रहे हैं।
कई बार वो उसके साथ दुराचार करता रहा, यौन शोषण करता रहा। जब इसने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो उसने बोला कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, बुर्का इत्यादि सब पहनना पड़ेगा, पहले मुस्लिम बनो उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तो इसने जो है मना कर दिया और इसने मना करने के पश्चात जो है वो लड़के ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल बंद कर लिया और जब ये उसके घर गई तो घर वालों ने भी इसके साथ जो है झूमा झटकी की, बदतमीजी करी और कहा कि जो तुम्हें करना हो वो कर लो, हमारा कुछ भी नहीं कर पाओगी। धर्म बदलकर इस तरह शादी का झांसा देने वालों से सावधान रहना बेहद जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते आगे ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बुजुर्ग की छत पर सो रहे बुजुर्ग की सिगड़ी से आग लगने की वजह से मौत हो गई। दरअसल पूरा छप्पर जलकर राख हो गया और घर वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और 95 साल की पत्तोबाई बाथम की मौत की जानकारी मिल रही है। दुखद एक मामला, ग्वालियर थाने के लदहिड़ी इलाके का ये पूरा घटनाक्रम और ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। घर वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पाने का प्रयास किया और एक दुखद मामला जहां 95 साल की एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये सिगड़ी से आग लगने की बात कही जा रही है और घर वालों ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया और 95 साल की पत्तोबाई बाथम की इस दुर्घटना में जान चली गई। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जेपीसी बनाई गई है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा को इसमें सदस्य नियुक्त किया गया है और जेपीसी के सदस्य बनाए गए हैं वीडी शर्मा। दरअसल इस जेपीसी टीम में 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश से इकलौते सदस्य हैं वीडी शर्मा, जो खजुराहो से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जानकारी जो मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के क्रमशः 10 और 21 सांसदों को मिलाकर ये टीम गठित की गई है। इस टीम में कई और बड़े चेहरों को जगह दी गई है। और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, जोगी कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय हो सकता है। इस मामले पर रेणु जोगी ने दीपक बैज को एक लेटर लिखा है। जोगी कांग्रेस के विलय के लिए यह पत्र लिखा गया। बताया जा रहा है जोगी कांग्रेस की कोर कमेटी ने यह फैसला लिया और कांग्रेस में विलय का यह फैसला लिया गया है। तो कांग्रेस से निकली जोगी कांग्रेस एक बार फिर से कांग्रेस में ही विलय होने जा रही है और इसका एक पत्र रेणु जोगी ने जो लिखा उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि अब कांग्रेस में इसका विलय एक बार फिर से हो सकता है, क्योंकि जेसीसीजे जो कि राजनीतिक रूप से काफी परेशानी के दौर से गुजर रही है और पूरी तरह से प्रदेश में पिछड़ चुकी जोगी कांग्रेस अब एक बार फिर से रिवाइवल के लिए तैयार है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने एक कांग्रेस को संयुक्त रूप से पत्र लिखा है, अमित जोगी और स्वयं खुद, और विलय वो चाहते हैं। मैम, आखिर विलय के लिए आपने पत्र लिखा है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है? देखिए, जीवन पर्यंत मैं और जोगी जी और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा और भरपूर उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा और इन 8 वर्षों में खुद ही मुझे लग रहा था व्यक्तिगत तौर पे कि हम लोग मुख्य धारा से कटकर संतुष्ट नहीं है, मन में सुख, शांति और चैन नहीं था। जी जी जी। तो इसीलिए ये पत्र लिखा कि वापस हम लोग कांग्रेस की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जी। क्या
क्या किसी आला कमान या फिर बड़े नेताओं से बात हुई? आपने दीपक बैज को पत्र लिखा है और इससे पहले आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का। नहीं, इस बारे में कोई औपचारिक बात नहीं हुई इन बड़े नेताओं जिनका आपने ले रहे हैं नाम, परंतु इस विश्वास के साथ हमने ये पत्र लिखा है कि सहानुभूति पूर्वक जो कमेटी के सदस्य हैं वो उस पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेंगे और हमें वापस अपने मातृ संस्था कांग्रेस पार्टी में स्थान देंगे। कार्यकर्ताओं से भी रायशुमारी आप लोगों ने की होगी, उसके बाद ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है क्योंकि जोगी जी के आपके परिवार के बहुत बड़े फैन फॉलोवर भी हैं। नहीं, सभी लोगों का जो मेरे संपर्क में आए और कोटा विधानसभा और मरवाही से मैं जुड़ी रही लगातार, और यहाँ प्रदेश के भी कई लोग समय समय पर अपनी इच्छा व्यक्त करते रहे कि हम सबको कांग्रेस पार्टी में पुनः चले जाना चाहिए। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया और अमित शाह ने कहा कांग्रेस पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर लीगल एक्शन लिए जाने के भी संकेत दिए। उन्होंने कांग्रेस को संविधान विरोधी पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस ने कई बार बाबा साहब का अपमान किया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सपने में भी अंबेडकर के अपमान के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे जी को अभी 15 साल और विपक्ष में बैठना होगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान भाषण दे रहे थे और जिसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है। चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। और उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। अमित मालवीय ने राहुल पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और अमित मालवीय ने कहा कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अंबेडकर को छोड़कर हर किसी की फोटो पर मूर्ति पर माला पहनाई, लेकिन अंबेडकर जी की फोटो पर कोई माला कोई पुष्प उन्होंने नहीं चढ़ाया। ये तस्वीरें जहां इस दौरान महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के अलग अलग नेता भी आप देख सकते हैं उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंबेडकर जी की तस्वीर को हाथ लगाकर प्रणाम कर रहे हैं और राहुल गांधी भी हैं वहां पर जो माल्यार्पण कर रहे हैं। और इंदौर में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया गया। 9 साल पुराने मामले में ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है जहां बैंक कर्मचारियों और फर्म ने धोखाधड़ी की थी। फर्जी दस्तावेज का पर 3 करोड़ का लोन और 10 फर्म्स को अलग अलग पतों पर ये लोन दिए गए थे। आपको बता दें कि मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और बैंक कर्मचारियों सहित 10 लोगों पर
धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। फर्जी दस्तावेजों पर 3 करोड़ का लोन दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 10 फर्म्स को अलग अलग पदों पर लोन दिए जाने की बात सामने आई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में।